Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester, subject cooperation, and today we will discuss the topic globalization of cooperatives. That is the unit 4. So, when the cooperative society was introduced, it generally introduced in as far as local area is concerned. After that, the scope is wide and it includes the district, and further improvement it is state level and then national level, and right now many cooperatives has the international branches in the global market in the whole world. So there are many opportunities for the cooperatives as far as globalization is concerned or global society is concerned. Similarly, in globalization scenario, cooperative sector faces some challenges, and in this lecture we have to discuss the problems and weakness of cooperatives in the globalization era. ग्लोबलाइजेशन जैसे हुआ वैसे कोऑपरेटिव्स का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ. पहले लोकल लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, उसके बाद में स्टेट लेवल, बाद में नेशनल लेवल और अभी इंटरनेशनल लेवल पर. तो जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मिले, कोऑपरेटिव सेक्टर को मिले, उसी प्रकार से जो है वो कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए और कुछ वीकनेस भी क्रिएट हुए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड वीकनेस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिस ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो. सो फर्स्ट वन इज the poor governance and management. That is, the management of the cooperatives is not good. It's very poor. As far as international scenario is concerned, it is very poor and it is not possible for the cooperative societies to stand in the in today's globalized market. आज का जो ग्लोबलाइज्ड मार्केट है, जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, उस प्रकार से जो एडवांस है वो कोऑपरेटिव सेक्टर अभी भी उतना एडवांस नहीं हुआ जितना बाकी सेक्टर्स हुए हैं, जितना बैंकिंग सेक्टर हुआ है, बाकी अदर सेक्टर्स हुए हैं. लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर्स आज के डेट में भी उतना एडवांस नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन के बाद भी. भले ही कुछ कोऑपरेटिव जो है जिनकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक ब्रांचेस है, लेकिन आज भी उतनी टेक्नोलॉजी उसमें डेवलप नहीं हुई. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी पुअर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. सेकंड वन इज दी पुअर रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन. जितने रिसोर्सेस इंटरनेशनल लेवल पर होने चाहिए उतने रिसोर्सेज जो है आज भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में उतने नहीं है. ये भी एक प्रॉब्लम है. नंबर 3, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. That is the most important point in India's cooperative sectors. That is the political and government interference. In cooperative sectors, political and government interfere in many ways. आज भी जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स की हालत जो है वो खराब है, और उसका एकमात्र कारण है कि गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है. कई बार जो है कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उसमें जो भी चुन के आते हैं वो जनरली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका रहता है. कई बार लोन जो होते हैं, जो डिस्बर्स होते हैं लोन, वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर रहता और लोन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सच लोन शुड नॉट बी रिकवर्ड. तो पॉलिटिकल और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, वो चाहे फिर लोकल लेवल पर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, वो चाहे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, वो चाहे स्टेट लेवल पर हो, वो चाहे नेशनल लेवल पर हो, वो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर्स पर्टिकुलरली वो पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के ऊपर ही चलता है. तो ये सबसे
मेन हर्डल है एज फार एज कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। फोर्थ वन इज द डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट। कई बार जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट पर डिपेंड रहता है। ऐसे कई सारे कोऑपरेटिव बैंक है आज भी कि जिनको जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करता तब तक ये बैंक नहीं चल सकते। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है नियर बाय नागपुर, नियर बाय वर्धा, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक है कि जो अभी भी राह देख रहे हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हेल्प करेगी तभी वो जो बैंक है पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक वो चल पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं चलेंगे। उसका रीज़न ही मैंने पहले बताया कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहने की वजह से लोन डिसबर्समेंट प्रॉपर नहीं होता। लोन डिसबर्समेंट प्रॉपर नहीं होता तो लोन की रिकवरी प्रॉपर नहीं हो सकती। अगर लोन की रिकवरी प्रॉपर नहीं होती है तो बैंक पॉसिबल नहीं है कि बैंक का एग्जिस्टेंस रहे। तो कई मायने में जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। जब तक गवर्नमेंट कुछ असिस्ट नहीं करती है तो वो उतना फ्रूटफुली रन नहीं कर सकते। That's why it is called as dependency on government. Then lack of professionalization, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो प्रोफेशनली एक्सपर्ट लोग मिलते हैं, वो चाहे फिर मार्केटिंग हो, वो चाहे फाइनेंस हो, वो चाहे अकाउंट्स हो या और भी कौन सा सेक्टर्स रहे। तो हर सेक्टर्स में जो है वो पर्टिकुलर जो पर्सन है उसमें जो एक्सपर्ट है उनकी हेल्प ली जाती है। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आज भी वैसा नहीं है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और डायरेक्टर्स है, इनको कौन चुन के देता है? इनको मेंबर चुन के देता है। और उसके बाद जो है वो रूटीन काम करने के लिए कई बार जो है वो मेंबर्स लोग ही खुद रूटीन काम करते हैं। अगर बहुत बड़ी सोसाइटी है या बहुत बड़ी बैंक है तो वो एम्प्लॉय अपॉइंट करती है, लेकिन उसमें जो है वो प्रोफेशनलाइजेशन या प्रोफेशनल तरीके से लोगों को हायर नहीं किया जाता। उसका रीज़न भी एक ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इतना पेमेंट नहीं दे सकती, इसलिए वो प्रोफेशनल लोग हायर नहीं करते। और प्रोफेशनल लोग नहीं रहने की वजह से वो ट्रेडिशनली कोऑपरेटिव सेक्टर्स पहले से जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई नयापन नहीं है। वाई? बिकॉज द प्रोफेशनलाइजेशन इज नॉट एक्सेप्टेड इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। उसका रीज़न मैंने बता दिया है कि प्रोफेशनलाइजेशन क्यों नहीं है, क्योंकि उतना पेमेंट प्रोफेशनल लोगों को वो नहीं दे सकते, इसलिए प्रोफेशनल लोग वो हायर नहीं करते, इसलिए प्रोफेशनलाइजेशन कोऑपरेटिव सेक्टर्स में नहीं है। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कहने को तो कोऑपरेटिव सेक्टर्स पूरा ट्रांसपेरेंट है लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। ऐसी कई बातें जो है वो डिस्क्लोज कोऑपरेटिव सेक्टर्स नहीं करता। उसके बाद में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अगर कोई वर्क है, कोई वर्क करना है तो किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदार पर्सन वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है। जैसा कई जगह जो है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर पर्सन जो है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है वो वर्क के प्रति, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर्स में वैसा नहीं है। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। तो that's why it is called as lack of accountancy and transparency. Then number 7, lack of self motivated staff. इसके पहले भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है कि lack of self motivated staff। इसके पहले हमने बोला था कि अगर छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो बहुत सारे मेंबर्स लोग ही उसका काम कर लेते हैं और उनको उनके काम का जो है वो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, बहुत कम रेम्यूनरेशन उसका रहता है। अगर बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है तो वहाँ पर लोगों को हायर किया जाता है और उनसे काम करवा लिया जाता है, लेकिन पेमेंट इतना कम रहता है कि वो उतना अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका पेमेंट ही कम होता है। तो यहाँ पर जो है लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड स्टाफ जिसको बोलेंगे। देन नंबर 8, पुअर एक्सपोजर ऑफ स्टाफ। वो चाहे बैंक है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जब तक आप आपके एम्प्लॉय को एक्सपोजर नहीं देते तब तक वो स्टाफ जो है उतना एक्सपर्ट नहीं होता। वो चाहे फिर टेक्निकल हेल्प हो, हर 6 महीने बाद या हर 1 साल बाद या कम से कम 2 साल में वो पर्टिकुलर पर्सन को वो एक्सपोजर मिलना चाहिए, वो ट्रेनिंग मिलना चाहिए कि नई नई चीज़ें जो आई वो सीख पाए। लेकिन
कोऑपरेटिव सेक्टर्स में ये सब बहुत ही कम होता है। बहुत कम बार जो है कोऑपरेटिव्स के एम्प्लॉय को बाहर भेजा जाता है कि वो ट्रेनिंग ले सके। तो जो टेक्नोलॉजी आज के डेट में डेवलप हो रही है, उतनी टेक्नोलॉजी का नॉलेज ये कोऑपरेटिव्स में जो काम कर रहे हैं वो लोगों को नहीं रहता, क्योंकि उनको एक्सपोजर ही उतना नहीं दिया जाता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज दी पुअर एक्सपोजर ऑफ स्टॉक। अगर एक्सपोजर दिया जाएगा तो वो एक्सपर्ट होंगे और अच्छे से काम करेंगे, लेकिन वो एक्सपोजर नहीं मिलने की वजह से वो पुरानी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, इनएडुक्वेट ऑडिट प्रोसीजर। यानी ऑडिट प्रोसीजर तो होती है कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, लेकिन इनएडुकेट होती है। अब इनएडुकेट क्यों होती है? जो कंपलसरी ऑडिट है तो वो तो करना ही है, लेकिन कई बार जो है ये भी सजेशन दिया जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज टू अपॉइंट अ इंटरनल ऑडिटर, और वो इंटरनल ऑडिटर के माध्यम से पहले ऑडिट कर ले। लेकिन बहुत सारे कोऑपरेटिव्स में इंटरनल ऑडिटर जो है वो ऑन पेपर ही रहता है, एक्चुअल इंटरनल ऑडिटर का काम होता नहीं, डायरेक्ट उसका फाइनल ऑडिट ही होता है। तो यहाँ पर जो है इनएडुक्वेट ऑडिट प्रोसीजर जिसको बोलेंगे। नंबर 10, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में जब तक पूरे मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम नहीं कर सकती। लेकिन कई मेंबर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटो लेके चलते हैं, या उनका जिसमें फ़ायदा है उसी काम के लिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं। बाकी ज़्यादा जो काम है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स। देन नंबर 11, डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज मोस्टली। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट को हमने सबसे शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तभी डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज ओनली। यानी कोऑपरेटिव सेक्टर्स में कई सारी अलग अलग सोसाइटी है। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कई सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ही डेवलपमेंट इंडिया में ज़्यादा हुआ है। उसका एक रीज़न है, उसके पीछे एक रीज़न भी है कि पहले जो है वो लोन किससे लेते थे? लैंडलॉर्ड से लेते थे, साहूकार से लेते थे। लेकिन बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी आने के बाद वो फैसिलिटी जो है मेंबर्स लोगों को अवेलेबल हुई, और मेंबर्स लोगों को लगा कि ये माध्यम अच्छा है कि लोगों ने लोगों के लिए स्थापन की हुई संस्था जो लोगों के या मेंबर्स की ही हेल्प करेगी। तो उस मोटो को लेके कोऑपरेटिव सेक्टर चला। इसलिए इंडिया में मैक्सिमम जो डेवलपमेंट आपको दिखेंगी वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ही दिखेंगी। बाकी सोसाइटीज बहुत कम है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत सारे सोसाइटी के नाम भी पता नहीं है, लेकिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सभी लोगों को पता है। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज मोस्टली या ओनली भी उसको बोल सकते हैं। नंबर 12, इनएडुकेट एंड अनटाइमली गवर्नमेंट असिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनएडुकेट मतलब गवर्नमेंट से जो हेल्प मिलती है वो इनएडुकेट रहती है, इनसफिशिएंट रहती है, और मिलती भी है तो टाइमली नहीं मिलती। कभी भी जो हेल्प जो है वो टाइमली अगर मिलती है तो वो फ्रूटफुल होती है, उसकी बदौलत कुछ तो भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो हेल्प है या गवर्नमेंट जो भी असिस्टेंस करती है वो इनएडुकेट होती है, इनसफिशिएंट होती है, और जो मदद करती भी है तो वो टाइमली नहीं होती। वो टाइम पर्टिकुलर जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में है वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है और उसके बाद हेल्प होती है, तो वो हेल्प का कुछ भी फायदा नहीं होता। तो दीज आर दी few problems of weakness of cooperatives in globalization scenario, particularly as far as India is concerned। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।